आपके सामने एक शख्सियत से मिलाना था। 2018 में इन्होंने जो है चाणक्य को ज्वाइन किया था और इन्होंने नहीं, इनके साथ में दो दोस्त और आए हैं, तो इनको तिकड़ी बोलते हैं। आज भी आए तो मतलब देखो तीनों तिकड़ी एक साथ आए हैं। ठीक है, आपका नाम वैशाली बघेल है और इन्होंने 2022 में 20th मतलब 20वां रैंक जो है हासिल किया और बहुत लंबा संघर्ष किया। मतलब ये जितनी बैच है ये सब लोग अभी जो है LLB कर रहे हैं लगभग। तो ये जो बैच है 2018 का, इसमें बहुत सारे इनके बैच वाले जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो लगभग अगर हम मोटा कैलकुलेशन लें तो 6 साल इनको लग गए सिलेक्शन में। तो 6 साल बाद जो बोलते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, अंत भला तो सब भला, वैसा रहा। तो बहुत दिनों से चल रहा था कि इनसे मुलाकात आपकी कराई जाए और कीट से इन्होंने पढ़ाई की है। कीट मतलब आपका भुवनेश्वर से, तो कीट से पढ़ाई की है, वहाँ से इन्होंने तैयारी शुरू की। यहाँ ये अपना सफ़र जो है अपना खुद बताएंगे। ये सब नए बच्चे हैं और इनको थोड़ा सा जो है गाइडेंस दो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बताओ। इस एकेडमी का अपना अनुभव बताओ, मतलब बिल्कुल फ्री हैंड हो के। और सैटरडे में जो टेस्ट होते हैं हमारे, अभी मैंने बहुत स्ट्रिक्टली शुरू किया है, वो भी अनुभव बताओ। जैसे हमारी बात हो रही थी अभी, मुझे नहीं मालूम था, तो जस्ट अभी अंदर बैठे थे तो बोले सर आप खड़ा किए थे और मैं नीचे जाके बेहोश होके गिर गई थी। ठीक है, अभी मेंस लिख रही है मीनाक्षी वहाँ पे। तो इनके ये तीनों का ग्रुप है, हमेशा ये तीनों इंस्टाग्राम में साथ में दिखेंगे, अलग अलग कब देखेंगे। पर ये देखिए, इसको बोलते हैं जीवन चक्र है कि आज जो है कहीं ना कहीं ये अकेले हैं यहाँ पर, और दुख भी लगता है। पर ये है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर जो है आएंगे। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या रहा, इनको आप जो है अपने अनुभव के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करो आप। ठीक, तो वैशाली के लिए एक बार जो है हम सब की तरफ से क्लैपिंग हो जाए। यहाँ बहुत सारे एडवोकेट हैं, तो तुम्हारे डायस में बैठने के बाद हो सकता है वो टकराएंगे भी आपसे। तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वैशाली आप इनके साथ शेयर करो अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस को। बहुत सारे नए बच्चे हैं, 1-2 दिन हुआ है ज्वाइन किया, ऑनलाइन में भी है। ठीक है, तो मैं वैशाली को आगे देता हूँ माइक। तो जैसा सर ने बताया, मेरा नाम वैशाली बघेल है। मैंने BA LLB किया KIT भुवनेश्वर से। उसके बाद लाइक एवरीवन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, मैंने बीच में इंटर्नशिप्स किए। उससे मुझे ये पता चला कि मुझे लिटिगेशन में नहीं जाना है या मुझे लॉ फर्म्स नहीं ज्वाइन करने हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट आया जुडिशरी में। तो मैंने सोचा कि ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। मैं कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट थी, लाइक 7-8 CGPA के आसपास। तो ऐसा था कि मुझे कभी, मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही थी इनिशियल स्टेज में, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया था ऑलरेडी बैचेस चल रहे थे, तो उनके कंपैरिजन में मुझे लग रहा था कि नहीं मैं बहुत लैक कर रही हूँ, या पहले से एग्ज़ाम्स दिलाए होंगे कुछ लोगों ने, तो लगता है ना कि नहीं यार उनको आ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 1 साल तो मैंने खुद सेल्फ डाउट करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर से बीच में कोविड वाला पीरियड आ गया था, उस बीच में एक वैकेंसी आई थी, तो हमारा क्लास ऑनलाइन चला गया था। तो ऑनलाइन फिर मैंने प्रिपरेशन की। मेंस तभी मेरा प्री निकल गया जब मैंने सेकंड टाइम दिलाया। मेंस हमने किया, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, नया नया सब स्टार्ट हुआ था, सर भी अपना सब सेटअप कर लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में फिर हम लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिलाया। मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे साथ थे। तो फिर उसके बाद मेंस दिलाया, फिर मैंने इंटरव्यू दिलाया, बट मेरा 2-3 मार्क्स से रह गया था। बट फिर जब भी सेकेंड टाइम मैंने एग्ज़ाम दिलाया और तब जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, क्योंकि सेकेंड टाइम मैंने मेहनत की थी, फर्स्ट टाइम मैंने प्री भी क्लियर नहीं किया था, और वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि पढ़ाई में वैसा कर नहीं रही थी, क्योंकि मैं सेल्फ डाउट में ही रह रही थी। उसके बाद फिर अभी जो 22 वाला जो वैकेंसीज निकली थी उसमें हुआ, सर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। जब मेरा पहले मैंने इंटरव्यू दिलाया था और क्रैक नहीं हुआ था, तो सर को मैंने रो रो के कॉल भी किया था कि सर कि कैसे हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी। बट बाद में फिर समझ आया कि कहीं ना कहीं लैक मेरे मेहनत में कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही थी, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने अभी वाला एग्ज़ाम दिलाया और फिर हो गया।
और बाकी आप लोग प्री की क्लासेस कर रहे हैं शायद। तो हाँ, मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि सेल्फ डाउट मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो, कर सकते हैं। स्कूल में एवरेज थे या कॉलेज में एवरेज थे, यहाँ पे आके ना मैं कहूँगी कि इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक तुम स्कूल में जाते हो ना, केजीज में या कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो, जस्ट लाइक दैट अगर जब आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो स्कूल के मार्क्स या आप स्कूल में कैसा कर रहे थे या कॉलेज में कैसा कर रहे थे वो कहीं से भी मैटर नहीं करता है। मतलब मैं कहूँ ना कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स या कॉलेज के फ्रेंड्स को लग भी रहा होगा कि अरे इसने कैसे कर लिया, बट खुद की स्टोरी खुद को पता होती है। तो वही थोड़ा टाइम लगा क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग में डेडिकेशन कम था और आप लोगों के जैसे तभी सर क्लासेस लेते थे और सैटरडे को हम लोग सब लोग खड़े होते थे क्योंकि होता था कि नहीं पढ़ के आए। बट ना धीरे धीरे हुआ कि लगा कि यार ऐसा हो रहा है कि सारे सैटरडेज के टेस्ट ख़राब हो रहे हैं या क्यों मार्क्स लैक क्यों कर रही हूँ मैं। तो जैसे कि जब मैं आई थी मुझे अभी भी याद है LRC का सब्जेक्ट सर ने स्टार्ट किया था और LRC में ऐसा हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। वो सेक्शन 44 के आसपास वाला जो सेक्शन है ना इतना ईजी है, जबकि वो भी मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। उसके बाद फिर सर ने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये तो मैंने बीच में ज्वाइन किया था LRC, तो ये सब्जेक्ट इनिशियली सर स्टार्ट करे, उसके साथ साथ मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। उसके साथ साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सर क्या करते कि अगर पढ़ा रहे सपोज 1 to 10 सेक्शन पढ़ा रहे हैं, घर जाके सिर्फ उतना एक बार रीड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि पहाड़ तोड़ना है तुमको, कि अगर तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते जाओगे ना तो नहीं आगे पढ़ पाओगे। तो मैं नहीं ये भी नहीं कहूँगी कि तुम डेली पढ़ो और 8 घंटे पढ़ो। तुम डेली पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। पढ़ रहे हो, कोई सा टॉपिक है पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने CPC पढ़ा सपोज और मैंने पढ़ा 1 to 9, एक चैप्टर 1 to 9 पढ़ा। अब मुझे लग रहा है कि इसमें से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कब इनैक्ट हुआ था, ये डेट मुझे इम्पॉर्टेंट है। 9 में मुझे पता ही नहीं है कौन से सिविल मैटर्स होंगे, कौन से सिविल मैटर्स नहीं होंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना कि मुझे पता होनी चाहिए। बट कभी कभी होता है ना कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करो, उससे काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो क्या होता है कि हम पढ़ लिए सेक्शन 1 to 9, हमको लगा ये इम्पॉर्टेंट है, हमने डायरेक्ट में मार्क कर लिया और हम वही जब भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उतना ही हमको इम्पॉर्टेंट लगेगा, हम नेक्स्ट टाइम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ेंगे। हर बार आप डायरेक्ट को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक पूरा सेक्शन वाइज नहीं पढ़ते हो, या एग्ज़ाम जब आया तो एंड टाइम आया तो उतना टाइम आपके पास होगा भी नहीं कि आप पूरा पढ़ो। तो आप क्या करो, जब सेक्शन 1 to 9 पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप क्वेश्चंस भी करो, सिर्फ उतने पार्ट का क्वेश्चन करो डेली। कितना टाइम लगेगा? हार्डली तुमको 10 to 15 मिनट्स लगेगा। कोई सी बुक्स आती है जिसमें लाइक सेक्शंस वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट था। तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुमको भी हेल्प हो तो तुम वो प्रैक्टिस करो। तुमको लग रहा है अरे नहीं सेक्शन 9 में तो सर ने ये 4 चीज़ें बताई थी, बट इससे 5वीं चीज़ भी तो हो सकती है ना, क्योंकि सर भी और लॉ इतना वास्ट है कि सर सारे चीज़ कवर करा के नहीं देंगे। और हम इस स्टेज पे नहीं है कि सर स्पून फूड करें हमको, तो कुछ चीज़ हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब समझ में आएगी, अरे इसका तो मे भी इम्पॉर्टेंट है, अरे इस सेक्शन का तो शैल भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस करोगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डायरेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ो, उसके साथ साथ जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना क्वेश्चन करो, काफ़ी हेल्प होगा। और ये मत करो कि सपोज सर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो वो सब्जेक्ट ही सिर्फ पढ़े, बैकअप में एक और सब्जेक्ट रख लो। लाइक मैनेज कर सकते हैं ना एक सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वो करो। और क्योंकि एग्ज़ाम जब होते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा कि CPC का है, CRPC का है। कभी कभी होता है कोई स्टेट्स में रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब CPC, CRPC, IPC ऐसा रैंडम कुछ भी होता है। तो आपको स्विच करना पड़ता है कि अरे मैं सोच रही थी LRC का सेक्शन 44 बट अभी IPC का 44 क्या होगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम पे, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो एक सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ो। तो अगर पूरा कवर कर लिया सिलेबस तो फिर दूसरी बार पढ़ो, तीसरी मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ो, साथ में 3 सब्जेक्ट पढ़ो। और मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए,
बहुत मेरे लिए काफ़ी लंबा जर्नी रहा है और मैं कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप लोगों का एक बार में क्रैक हो जाए, जो कि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, क्योंकि सिलेबस समझना, कोर्स समझना, टाइम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, तुम्हारा स्टेज ऑफ माइंड क्या होगा, तुम्हारा उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम तो दिला रहे हैं बट उसके साथ लाइफ भी चलते रहेगी ना, बाकी के चीज़ की दोस्तों से लड़ाई हो रही है या फैमिली में कुछ हो रहा है या हम किसी को खो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो वो सारा चीज़ भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इतना ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दिला रहे हो तो बाकी सब चीज़ें से कट ऑफ कर दो कि दोस्त से तब बात नहीं कर रहे हैं। मैं कोचिंग में आई, जब मैं कोचिंग में आई मेरे 2-3 फ्रेंड्स बने यहाँ पे, जो सर ने बताया, अंकिता, मीनाक्षी और चौलुक्या। मैंने तीनों से मिलकर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। मैंने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए हम तीनों चारों साथ में पढ़ते थे। कभी कभी होता था ना कि इंटरव्यू के लिए पैनिक करने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे होता था कि मैं इनको कॉल कर लूँ कि यार तू मुझे क्वेश्चन पूछ ले, मैं तेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्लास में मैं सर से नहीं बोल पाऊँगी या मुझे जवाब देने में हिचकिचाहट आएगी, मुझे आता हुआ चीज़ है बट मैं उनको नहीं बोल पा रही हूँ। तो क्योंकि सर को जानते हैं तो फिर ऐसा है, बाकी पैनल में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाता है कि यार उनसे एक बार मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तो मिलेंगे नहीं, तो वैसा रहता है। तो दोस्त लोगों से बात करो, वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। कॉलेज के भी मेरी एक फ्रेंड है, मुझे कभी कभी सेल्फ डाउट आता था तो मैं उसको कॉल करके, तो उसका होता था कि नहीं तू कर लेगी, मुझे पता है। तो यही, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, केस लॉज होते हैं जो कि कॉलेजेस में भी आप लोग कर रहे होंगे, तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम लोगों ने पढ़ा होता है, तो वो सब आप लोग नोट डाउन करके रखो जो जो लग रहा है इम्पोर्टेंट। और फ्रैंकली मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पूछोगे अभी भी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये केस कहाँ से, तो मैं नहीं बता पाऊँगी, मैं नहीं कवर कर सकती हूँ सारे चीज़, आप नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप माइनर एक्ट्स के सारे केसेस पता हो। कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो हमको शायद मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा हो, तो मैं उसको गो थ्रू करते हुए मैं नहीं, ये तो नहीं होगा, ऐसा छोड़ सकती हूँ। तो कुछ केसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आने चाहिए, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं अगर आप उनको लेके बैठ जाओगे कि यार मैंने PYQ किया बट ये केस मुझे नहीं आया और मैं बैठ गई कि नहीं मैं माइनर का सारा केस लेके बैठ जाऊंगी, सारा लिस्ट बना लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट आप जो मेजरली इम्पॉर्टेंट केसेस हैं बट आप वो भी स्किप करोगे तो वैसा नहीं होगा, तो वो सब आप जॉट डाउन करो। मैं क्या करती थी, जैसे कि कोई सा सेक्शन है, उसके केसेस हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो वो सेक्शन के साथ मैं लिख लेती थी ताकि मेरे को रिवीजन करने के टाइम पे इजी हो। मेंस के लिए आप अगर जैसे कि सर की अभी क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को ज्वाइन चाहिए कि आप लोगों को कि प्री की तैयारी हो चुकी है और हम मैनेज कर सकते हैं, तो आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि प्री और मेंस में ना इतना डिफरेंस रहता है कि आप इजीली वो क्रैक कर सकते हो, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंस में, प्री में आप जितना आपने एविडेंस पढ़ा है या IPC पढ़ा है या CPC पढ़ा है वो काफ़ी यूज़ आता है, तो आप अगर प्री के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो आप जजमेंट राइटिंग में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेंस के लिए मेजरली सबको ये डिफ़िकल्टी आती है ना कि वो लिख नहीं पाते जल्दी, मतलब टाइम कम हो जाता है और आपको केस देखना है, वो आपको समझना है उतने टाइम पे आपको एनालाइज करना और उतने टाइम पे आपको लिखना भी है और लिखना मैनेज करना, क्योंकि जब भी आप लोग, कोई लोग होंगे कि अभी कॉलेज में होंगे बट कुछ लोग होंगे जो पास आउट हो गए होंगे, और क्या होता है कि अभी हम लोग को इतना लिखने का आदत नहीं रहता है, राइटिंग का इतना नहीं होता है प्रैक्टिस, तो होता है कि प्री के टाइम पे हम लोग इतना लिख नहीं रहे होते हैं ना, तो मेंस में अचानक से सडन से और इतना ज़्यादा लिखना है, 3 घंटे आपको लिखना और वो भी आपको टाइम कम पड़ेगा,
बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आउट हो जाते हैं एग्ज़ाम से सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको आता हुआ होता है या पैनिक कर जाते हैं। तो अगर आप प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं तो आप वो लिख के पढ़े तो वो मेंस के लिए काम करेगा, और अगर आप क्लासेस ले सकते हैं पहले से तो वो भी ठीक है, बट इतना गैप रहता है कि आप मैनेज कर लोगे जनरली, मतलब कर लेते हैं लोग। हाँ, मतलब जनरली कर लेते हैं, बट मुझे लग रहा है कि भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है या मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी 3 महीनों में, क्योंकि खुद के बारे में खुद को ज़्यादा पता रहता है ना, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन का जैसे कि मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मुझे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी रेदर अदर देन नाउ। तो फिर क्या होता है ना कि मैं लास्ट टाइम जब मैंने दिलाया था एग्ज़ाम तो उस टाइम पे ना ट्रांसलेशन को मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था कि नहीं यार 10-10 नंबर का तो है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, कुछ तो लिख लूँगी, क्योंकि बोलते तो हिंदी है बट नहीं, लॉ का लैंग्वेज इतना अलग होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है, और उस टाइम पे ना तुमको डिफरेंस का मतलब भी याद नहीं आएगा। तो होता है ना कि मैंने अभी वाले एग्ज़ाम में क्या किया कि जो बैरक्स लिया डिगलॉट वाला उसे रीड करती थी, और उसके बाद जो वर्ड्स मुझे लगते थे कि इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे नहीं आते तो उसका मैंने जॉट डाउन करके रखा था, वो मैं डेली रीड करती थी, और मुझे कुछ नए वर्ड्स लग रहे हैं वो डेली उसमें नोट करती थी और उसको पढ़ती। तो होता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी, बट जब सेंटेंस फ्रेम करो ना, मतलब आप वो करो उससे हेल्प होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करने मत बैठो, आप एक सेंटेंस ले लो, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। और होता है कि ना सेंटेंस बैठता नहीं है, तो आप किसी वर्ड का उसका मीनिंग लिख लो कि डिफरेंस का मतलब अलग होता है और इसका मतलब ये है, उसके बाद फिर आप सेंटेंस को फ्रेम करो, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। मैम प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने? प्री के लिए प्रैक्टिस वगैरह से रिलेटेड? हाँ, तो मैंने वही जो बताया ना कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप क्वेश्चन करिए, साथ में PYQs लगाइए। PYQs लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे होते हैं दूसरे स्टेट्स के। छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान का कर सकते क्वेश्चंस, तो वो करोगे ना तो फिर आइडियाज़ होंगे। और अगर आप फाइनेंशियली और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं MP का एग्ज़ाम भी जाके दिला सकती हूँ, या राजस्थान का एग्ज़ाम दिला सकती हूँ, या यूपी या बिहार का एग्ज़ाम दिला सकती हूँ, तो आप जाके दिलाइए एग्ज़ाम्स, क्योंकि हेल्प होंगे। मतलब कि आपको एटलीस्ट जो चीज़ आप पहला एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे यहाँ पे उसमें गड़बड़ी जो करेंगे शायद उसमें से आप कुछ सीख जाएंगे, तो वो नहीं होगा। और क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस इतना लंबा है, फिर उसके बाद इतना वेट करना पड़ता है कि थोड़ी मोटी गलती के कारण नई सिलेक्शन होने में फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है वो। पहले तो ये था कि 1 साल तो पूरा कोर्स कंप्लीट, 1 से 1.5 साल कोर्स कंप्लीट करने के लिए लगेगा, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माई कॉलेज इतना हम वैसा नहीं पढ़ते हैं जितना इधर यहाँ पे यूज़फुल हो जुडिशरी के लिए। तो कुछ या तो फिर हम कॉलेज में होता है ना कि इम्पोर्टेंट लाइक 299 300 पढ़ लिया, वो लिख कर आ गए, बट उसके आगे पीछे भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग नहीं देखते। तो होता था ना कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो एक फ्रेमवर्क सा आ जाएगा कि क्या कैसे होता है या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या सर के टेस्ट देख के काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद एक बार आपने पढ़ लिया या 2-3 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, तो हो रहा है कि माइनर है, माइनर सब्जेक्ट चल रहा है तो मेजर में अपना साथ साथ में पढ़ते रहो, तो वो वैसा करो। क्वेश्चंस कर रहे हो तो PYQ करोगे तो उसमें तो रैंडम कुछ भी रहेगा, वो करो। और तुमको लग रहा है कि नहीं यार मैंने NIA पढ़ लिया था और अभी सर IPC पढ़ा रहे हो, मुझे लग रहा है कि NIA मैं भूल रही, तो NIA के क्वेश्चंस कर लो, तुमको पता लग जाएगा कि नहीं मुझे ये मिस हो रहा है मुझसे। तो ऐसा तो 2-3 प्रश्न जो है मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा बच्चों के साथ साथ। पहला कि कैसे माइंड में आया सिविल जज बनना है? आपने कीट से जो है LLB किया, और मुझे ऐसा लगता है कि कीट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। अगर हम टॉप की बात करें तो ये 1st, 2nd, 3rd रैंक में हमेशा जो है करता है। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं और वो उनका ख्वाब होता है कि हम कॉरपोरेट में जाएं या
जुडिशरी मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड ऑप्शन रहता है। जितने बच्चों को मैंने देखा है, मेरा खुद का एक जो है कजिन ब्रदर कीट से अभी जो है बी कर रहा है और अभी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। तो कैसे जुडिशरी में आने का जो है मन बनाया, या ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें आपने जो है जुडिशरी में जाने का सोचा है? मैं चाहूँगा, क्योंकि ये बात जो है मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि ऐसा कैसे हुआ कि आपने जुडिशरी की तरफ अपना जो है पहला कदम कैसे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचे। जी सर, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि सर मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे जुडिशरी में आना है। कभी मैंने इस मतलब ऐसे सर्विस सेक्टर में जाना है कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और मैंने सबको बताया सर कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो ऐसा सपना नहीं देखती थी कि ऐसा होगा। क्योंकि सर होता है ना कि खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं होगा। चाहिए होता है कि ना कोई कॉन्फिडेंस दिखाए। कभी कभी कोई होता है कि कोई टीचर होते हैं या कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड होते हैं जो दिखाते हैं कि नहीं भाई तुम कर सकते हो। और कभी कभी जब कोई नहीं होता ना तो खुद को करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। और सर मुझे ये नहीं था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, बट मुझे ये पता था कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। मैंने इंटर्नशिप्स किए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने इंटर्नशिप्स की है ना, तो मुझे पता चला कि मुझे लिटिगेशन नहीं जाना है, कॉर्पोरेट फर्म में जो लाइफ होती है वो नहीं चाहिए थी। तो फिर इंटर्नशिप से फिर मुझे ये भी लगा कि जुडिशरी में जा सकती हूँ, क्योंकि कुछ जजेस हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया। और मेरी एक फ्रेंड है, काफ़ी मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, सुकृति नाम है उसका, और उसके जो फादर हैं वो हैं जुडिशरी में। तो मैंने अंकल से जब भी मैं मिली तो उनसे जो मैं मिली ना वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। मतलब ये है कि डेस्टिनी आपको यहाँ पे बुला ली और आज यहाँ पे खड़े हो। 2018 में आप इनमें से एक थे, यहीं बैठा किया करते थे। उस समय थोड़ी सी संख्या बस ज़्यादा होती थी, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो क्या क्या ऐसा समय आया बीच में जहाँ पर, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से नंबर का अटेम्प्ट था और इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया या मेंस लिखा, क्या प्रॉब्लम्स आई उसमें, और उसको कैसे आपने बोलना चाहिए कि क्लियर करते हुए या अपनी गलतियों को सुधारते हुए आपने अटेम्प्ट को क्लियर किया। मैं बताना चाहूँगी कि थोड़ा ज़्यादा लंबा सफ़र रहा, और मैं नहीं चाहूँगी कि इतना लंबा सफ़र आप लोगों के लिए रहे। और कोशिश करें कि खुद को ऐसा ना करें कि पहला अटेम्प्ट है तो एवं दिला के देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि पहली बार में नहीं होता है। हम बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं कि पहली बार में तो नहीं होता, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं। तो फिर मैंने ऐसा गलती किया था फर्स्ट टाइम जब मैंने प्री दिलाया था। सेकंड टाइम हुआ कि मैंने फुल्ली हार्टेड अपना दिया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू में रह गया था। जब आप इंटरव्यू से बाहर निकलते हैं ना तो तभी लगता है कि यार मैंने तो सब बोल दिया, सब बहुत अच्छा करके आई हूँ, कैसे हो गया, मतलब कैसे नंबर कम आ गए या कैसे नहीं हुआ। बट जब बाद में आप काम डाउन होके जब सारा प्रोसेस हो जाता है ना, उसके बाद सोचते कि नहीं हमने यहाँ पे गलती की थी। क्योंकि होता है कि हम खुद की गलती नहीं देखते हैं, कोशिश करते किसी और चीज़ पे ब्लेम करें या किसी और पे ब्लेम करें। सर बहुत बोलते हैं ये चीज़ क्लास में कि तुम अपनी गलती देखो, किसी और पे ब्लेम मत डालो। क्योंकि जब लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपका टीचर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो खुद की गलती सोचो कि कहाँ पे गलती की, क्वेश्चंस कम किए क्या मैंने, पढ़ा नहीं क्या मैंने, टाइम ज़्यादा वेस्ट किया, जितने डेडिकेशन से मैं पढ़ सकती थी उतने डेडिकेशन। क्योंकि होता है ना कि हम बैठते हैं, मैं 4 घंटे बैठ के मैंने पढ़ाई की, बट नहीं, उसमें से सिर्फ 1 घंटे मैंने पढ़ाई की, बाकी टाइम मेरा नोटिफिकेशन आ रहा था तो वो चेक कर रही थी या कुछ ऐसा। पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, फ़ोन साइड में रख के पढ़ो। क्योंकि मुझे भी होता था कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सर ने बोला ना इंस्टाग्राम, तो बहुत होता था कि डिस्टर्बेंस होते थे। पर फ़ोन मैंने बोला कि यार मैं बस 1 घंटे पढ़ूंगी, फ़ोन साइड में रख के। फुल्ली हार्टेड करोगे ज़रूर होगा। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम हाँ जनवरी में हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने सिलेक्ट कर चुके हो कि आप जुडिशरी में जाना है, तो आप वैसे ही
विनिंग पोजीशन में हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। बहुत सारे लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि क्या करना है। तो मैं यही कहूँगी, यू ऑल आर विनिंग। तो कहते हैं कि सिलेक्शन के बाद जो है उस समय स्वर्ग का होता है। जैसे मैं भी एस्पिरेंट रहा, मेरे भी बहुत सारे जो है दोस्त जब सिलेक्ट होते थे तो उनसे बातें होती थी, तो बोले यार नितिन भाई इतना रिलैक्स लग रहा है सिलेक्शन के बाद, और ये 2-4 महीने ऐसे लगते हैं कि यार हमने जो है जीवन का स्वर्ग का अनुभव किया। पर उसके पहले की मेहनत जो है, बोलते हैं ना कि भाई हर आदमी को सफलता दिखती है, सफलता के पीछे उसकी मेहनत नहीं दिखती या उसके पीछे उसका संघर्ष नहीं दिखाई देता। तो हर व्यक्ति का संघर्ष जुड़ा हुआ है। सीखना आपको है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, उसको आपको तय करना है। टेस्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि टेस्ट रेगुलर जो है आपको देना चाहिए। टेस्ट की क्या वैल्यूज़ है, खासकर जो है इनके मॉक टेस्ट हो रहे हैं आजकल एवरी वीक, और एवरी वीक सैटरडे जो है अब इनका ठीक है क्वेश्चन आयर भी जैसे अपना खड़े करके पूछते थे वैसा शुरू कर दिया हूँ मैं। बीच बीच में जो है अभी इनको पनिशमेंट भी मिला है बहुत सारे लोगों को। इनमें से आप में से बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे होंगे सर ने खड़ा कर दिया है, पर आपके सामने है जज, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई बैच नहीं होगा जो खड़ा नहीं होगा, मेरा सब खड़े हुए हैं। तो एक समय आता है उस चीज़ को। तो और कोई इनको ऐसा टिप देना चाहोगे जो टेस्ट को लेकर जो है इम्पोर्टेंट है और टेस्ट को बहुत इग्नोर करते हैं, तो टेस्ट की वैल्यू क्या है वो थोड़ा सा जो है जानना चाहेंगे। पानी पानी ले लो, ये बहुत घबराई हुई है। नहीं सर, मुझे खांसी हो रही है। नहीं खांसी नहीं, पानी दे दे। और मैं वहाँ बैठ के सुनता था ना, तो ये बहुत घबराई हुई है, इसीलिए मैं लगा चला नहीं गया। था, लगा नहीं था कभी आके ऐसे हुआ। बहुत घबराई हुई है, ठीक है। पर मजा तो यही है, जो जीता वो सिकंदर है कि नहीं। आज आप लोगों ने मैच देखा कि नहीं, अफगानिस्तान वाला? नहीं भी देखा है तो अलग बात है, ठीक। पर इसी को बोलते हैं लाइफ में कब टर्न मार देगा आपका सिक्का, वो आप नहीं बता सकते। ऑस्ट्रेलिया सोचा भी नहीं था कि मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है, और अफगानिस्तान जो है उसको बाहर कर दिया। तो इसी को बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन इसी को कहते हैं कि आप सोचते हो कि भाई आप विनर पोजीशन में हो, बट जो सबसे कमजोर है, जिसको आप लगता है कि ये सबसे कमजोर कड़ी है, ये क्या जीतेगा, और वही आपको हरा के आगे बढ़ जाता है। तो आज जो है अफगानिस्तान इस चीज को मिसाल के रूप में लाया है कि देखिए भाई, हमको आप अंडरडॉग सोच रहे थे, ठीक है, हमने किसको किसको हरा दिया। अपने ग्रुप लीग में भी हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बांग्लादेश तो ठीक है, एक उसके लिए बराबर की टीम थी, पर ऑस्ट्रेलिया को उसने बहुत अच्छे तरीके से हराया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंपटीशन। और उस कंपटीशन को अगर आपको जीतना है, ताकि प्लानिंग बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जुनून जो बोलते हैं, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आपने देखा, आज का मैच देखा कि नहीं देखा, मैंने रिव्यू देखा, ठीक है, तो 15 मिनट के हाईलाइट में देखा कि बहुत डेडिकेट होके उन लोगों ने खेला। टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था, 115 रन का था, बट उन्होंने हर बॉल पे उतनी मेहनत की, हर बॉल के पीछे फील्डिंग पे मेहनत की, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हमने बैटिंग साइड में तो बहुत जो है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया होगा उन्होंने 150 बनाएंगे, पर इतना बिलो एवरेज रखा उन्होंने नंबर। अच्छी मेहनत की उससे, तो मेहनत आपकी कहीं खराब नहीं होती। आप में से कोई और प्रश्न पूछेगा? तो टेस्ट पे हम बात कर रहे थे कि टेस्ट पेपर आपको कितनी हेल्प करेगा, वीकली टेस्ट खासकर, और उसको आप लोगों को कितना सिंसियरली देना चाहिए। इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि टेस्ट जो है वो आपको एक सेल्फ वैल्यूएशन देता है। तो इन्होंने टेस्ट को लेकर किस तरह से तैयारी की और किस तरह से जो है इसको एग्जीक्यूट करते थे, और खासकर सैटरडे के टेस्ट की क्या वैल्यू है, वो जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्ट से सबसे पहले तो आप खुद को वैल्यूएट कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। स्टूडेंट्स वो 100 क्लास में हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मेरे से आगे तो और 30 लोग हैं या 40 लोग हैं, तो
इतना नहीं, बट वहाँ आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि मैं वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करूँगा अगर मैं क्लास में इस स्टेज पे हूँ 100 लोगों के बीच में, वहाँ तो इतने सारे लोग होंगे। सेकेंडली आपको पता चलता है कि कौन सा पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, बट टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है नहीं यार ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो और वो चीज़ आपको मेमोरी में है कि नहीं, वो भी टेस्ट हो जाता है। तो जितना टेस्ट दोगे, और टेस्ट ये नहीं है कि हाँ मैं सैटरडे को जाके टेस्ट दे दिया, आप पढ़ के जाके फिर टेस्ट दो, तब ना आप वैल्यूएट कर पाओगे खुद को कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। तो मैं कहूँगी कि टेस्ट दो। सर होता है कि वीकली टेस्ट लेते हैं, तो जितना पोर्शन उन्होंने पढ़ा लिया उसी का टेस्ट लेते हैं, मेनली यही होता है। तो फिर काफ़ी हेल्पफुल है ना कि आप वही पोर्शन पढ़ रहे हो। एटलीस्ट सर इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे आप, या आप खुद से भी इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट उतना तो पढ़े। और सर के लिए भी एकदम ज़रूरी नहीं होगा कि वो हर एक चीज़ आपको बताए हो, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको नई चीज़ें टेस्ट से भी मिल जाए, क्योंकि सर ने ही क्वेश्चन बनाया होता है। तो वो चीज़ शायद सर से क्लास में स्किप कर हो गई होगी, बट उनको लग रहा है कि नहीं ये तो इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को आना चाहिए, तो वो टेस्ट में डाल दिया हो सर ने। तो आप टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एटलीस्ट टेस्ट जो ले रहे हैं ना सैटरडेज, उसके लिए ही पढ़ोगे तो काफ़ी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। बाकी एग्ज़ाम्स के जब डेट आते हैं 2-3 महीने रहता है, तब तो एकदम हो जाता है कि इंसान की नहीं भाई अब टाइम नहीं है, तो लग जाते हैं। बाकी टेस्ट कम से कम सीरियसली देते रहो, बाकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो। टेस्ट में अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम क्लास में डिस्कस नहीं करते, और वो सरप्राइज रखने का रीज़न ये होता है हमेशा मेरा, क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट था तो हमारा फोकस ये होता था कि भाई हम जितनी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हमें लगता था कि यार जब टेस्ट देंगे तो हमने जितनी तैयारी कर ली है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, और इससे हम टेस्ट दे देंगे। पर जब 2-3 क्वेश्चन सरप्राइजिंग आते हैं, 4-5 क्वेश्चन सरप्राइजिंग आते हैं आपके लिए, तो आपको लगता है यार मेरा ये वाला हिस्सा छूट गया है। तो जब भी मैं टेस्ट बनाता हूँ तो उसमें मैं हमेशा इस चीज़ को जो है फोकस करता हूँ कि आपको कोई नई चीज़ मिले जिसके लिए आपकी पढ़ने की एक लालसा, या एक आपकी बोलना चाहिए कि एक पढ़ने की चीज़ रह गई है, ये आपको कमी लगना चाहिए, या इसको भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते। और अक्सर हम जब एग्ज़ाम देते हैं, चाहे जुडिशरी का हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम में हम उतने ही क्वेश्चन बनाते हैं जो 90 to 95 होते हैं, और हमारे लिए वहाँ पर 5 to 10 क्वेश्चन हमेशा सरप्राइजिंग होंगे। तो वो टेस्ट पेपर के हिसाब से जो है आप अपने आप को अभी से तय कर लो कि वहाँ पे भी सरप्राइज मिलने वाला है आपको। और पर आपने अगर 90 के आसपास जो है कवर कर लिया तो आपका टेस्ट कहीं नहीं जाएगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल सेफ रहेगा। सिंसियरली टेस्ट को दीजिए आप लोग, ठीक है। तो टेस्ट की वैल्यू समझिए आप लोग। बाकी और किसी को कोई प्रश्न? हम लोग तो गप्पे करते ही रहते हैं, बातें करते हैं। इन लोगों के साथ भी वैसे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ने के समय पढ़ना, अभी ठीक है हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, पार्टी भी हुई हम लोगों की। तो आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग के साथ भी पार्टी एंजॉय करेंगे। तो हर चीज़ ज़रूरी है, जैसे इसने कहा कि दोस्तों के साथ रहना ज़रूरी है, दोस्तों के साथ लड़ना ज़रूरी है, परिवार के साथ रहना ज़रूरी है, परिवार के साथ एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, पर बैलेंस। अगर आपके जीवन का कोई भी हिस्सा जो है एक तरफ चला गया तो फिर आपका बैलेंस बिगड़ेगा, और वो डिस्टर्ब अगर पढ़ाई को कर रहा है तो दिक्कत। कोई प्रश्न पूछना है मेरे से तो बहुत पूछते हो, वो आपका हक भी बनता है। और कोई प्रश्न नहीं आप लोग का? ठीक है। तो चाणक्य परिवार की तरफ से वैशाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और न्याय पथ में जो है एक ऐसा नाम अपना जो है वहाँ हासिल करे कि मैं भी कह सकूँ गर्व से कि हाँ शी इज़ माई स्टूडेंट। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं वैशाली को, और ये न्याय पथ में अच्छा काम करे। धन्यवाद, उसने एक कीमती समय निकाल के आपके साथ जो है अपने अनुभव को साझा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।